हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट का एक और नया टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं हम हर बार एक नया टॉपिक करंट से डिस्कस करते हैं। तो अभी रिसेंटली हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में। आपको पता होगा अभी 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया गया है और इसके पीछे रीज़न एक्चुअल में आप लोगों को पता होना चाहिए। 1885 में एक खोज हुई थी जो रेबीज़ है, रैबीज़ का टीका विकसित किया गया था लुई पास्चर के थ्रू। लुई पास्चर को आप जानते हैं जिन्होंने रैबीज़ का टीका विकसित किया और ये पहली जूनोसिस बीमारी थी जिसके इलाज के लिए टीका विकसित किया गया था। तो उसी की याद में ये वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट करते हैं हम 6 जुलाई को, क्योंकि ये 6 जुलाई को ही 1885 में विकसित किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं जूनोसिस है क्या या जूनोटिक बीमारियां हैं क्या। आप अच्छी तरह जानते हैं अभी वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में आपको कोरोना 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 दिखाई देता है और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये एक्चुअल में एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हुआ है। और यही जैसे कि आपने सुना होगा कि चाइना में चमगादड़ का सूप पिया गया था तो ये उसकी वजह से फैला। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि जानवर से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ हुआ है। तो ये अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो मूल रूप से मानव में नहीं पाई जाती। तो जितनी भी बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलती हैं जानवरों के थ्रू, चाहे वो उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट के खाने से हमें फैलती हैं या उनके संचरण में या उनके संपर्क में, चाहे वो प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, इस तरह की जितनी भी बीमारियां जो पशुओं से मानव में फैल रही हैं वो सभी बीमारियां जूनोसिस बीमारियां जूनोटिक बीमारियों में आती हैं। ठीक है, तो आज यही हमें डिस्कस करना है क्योंकि वर्ल्ड जूनोसिस डे पर एक रिपोर्ट भी आई थी। उस रिपोर्ट में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं, उसी रिपोर्ट को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या दिया गया है, क्या इसमें कारण बताए गए हैं, क्या इसमें उनके फैलने के जो परसेंटेज है वो क्या है, या उनसे कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, या संसार में किस किस तरह की जूनोटिक बीमारियां हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में। ये जो रिपोर्ट है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, 6 जुलाई, ये आपको पता चल गया, इसी दिन ये वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके साथ ही इसी मौके पर यूनाइटेड नेशन, इसका मतलब यूनैप है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI, इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जूनोटिक डिसीज पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अभी मैंने बताया एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसको हमें डिस्कस करना है। तो वो रिपोर्ट यही है जिसमें कि हमें बताया गया है कि इनके कारण क्या हैं, इनके पीछे जो इनके फैलने के कारण हैं वो क्या हैं, और ये कितनी खतरनाक है, या इनको सोर्सेज क्या हैं जहाँ से ये फैल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। तो हमने 6 जुलाई को मनाया। फिर उसके बाद मैंने अभी बताया था 6 जुलाई 1885 को लुई पास्चर द्वारा रेबीज नामक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहला सफल टीका विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा कि 6 जुलाई को अब जूनोसिस डे मनाया जाता है और लुई पास्चर द्वारा रेबीज का टीका इसी दिन विकसित किया गया था, इसी याद में हम लोग इसे मनाते हैं। तो ये क्लियर हुआ। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं जो रिपोर्ट निकाली गई है, उस रिपोर्ट का एक टाइटल है, शीर्षक है, थीम है प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पैंडेमिक जूनोटिक डिसीज एंड हाउ ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। तो देख लीजिए, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पैंडेमिक जूनोटिक डिसीज एंड हाउ ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ये इसका शीर्षक या इसकी थीम थी इस रिपोर्ट की। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मनुष्य में होने वाली 60% बीमारियां आपकी संक्रामक हैं, इन्फेक्शियस हैं, और उन सभी संक्रामक बीमारियों में 75% जो हैं वो जूनोटिक हैं।
तो आप जितनी भी आप इन्फेक्शियस बीमारियां देखते हैं जो आपके छूने से फैलती हैं, उन बीमारियों में ज़्यादातर जो 75% बीमारियां हैं वो जूनोटिक हैं या जूनोसिस बीमारियां हैं, जिसमें कि हमें पता है कि ये बीमारियां जानवर से मनुष्य में फैलती हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि जो हम लोग वर्तमान में जितना भी उपभोक्तावादी संस्कृति में इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे हम घरों में ज़्यादा से ज़्यादा जानवर जो पेट एनिमल्स होते हैं हम उन्हें पालते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक होता है बिल्ली, कुत्ता और पशु पक्षी पालने का। तो वो एक हमें ये यहाँ पर दिखा रहा है कि हम लोग इन चीज़ों में जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हमारे लिए वो खतरे बनते जा रहे हैं। तो अभी वर्तमान में बेशक हम अगर देखें तो हम जितना भी एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, चाहे वो आपका वूलन है, चाहे आपके कपड़ों में है, चाहे वो आपके खाद्य सामग्री में है, या आपके किसी भी तरह से वो आपके डाइट में शामिल है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि हम लोग इस तरह की बीमारियों को जल्दी अपने तरफ या अपने लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं इसी रिपोर्ट में जो चीज़ बताई गई है। जूनोटिक बीमारी क्या है? तो ये आपको अच्छी तरह पता है, जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी को हमने जूनोसिस कहा है, ठीक है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर कही जाती हैं। जब मनुष्य जानवरों के संपर्क में आते हैं तो जानवर में मौजूद रोगाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि वर्तमान में HIV, एड्स, इबोला, मलेरिया, रेबीज और वर्तमान में कोविड-19, ये सब आपकी कैसी बीमारियां हैं? जूनोसिस बीमारियां हैं। और मनुष्य के जानवर के संपर्क में आने से ये बीमारियां फैली हैं। जूनोटिक बीमारियां वायरस से भी फैलती हैं, बैक्टीरिया से भी फैलती हैं, आपकी कवक या परजीवी से फैलती हैं, फंगी से फैलती हैं। तो ये बीमारियां इस तरह से मनुष्य में संचरित होती हैं। ये जो हम संपर्क में आते हैं एनिमल के, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ये वेक्टर बोर्न भी हो सकते हैं, मच्छरों के काटने या पिस्सू के काटने से, इस तरह के। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें अधपका मांस खाना या कच्चा भोजन करना, इसमें अंडा, दूध और संक्रमित जानवर के मल से, उसके वेस्टेज से भी इस तरह की ये बीमारियां, दूषित फल सब्जी खाने से भी ये होता है। इसका मतलब अगर हम मनुष्य किसी भी तरह से जानवर के संपर्क में आता है या उससे जुड़ी हुई चीज़ों को यूज़ करता है जो कि उसकी बॉडी में जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जूनोसिस बीमारियों का कारण बनता है। ये कहना है इस रिपोर्ट का, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं रिपोर्ट की अहम बातें या इसमें मेन बातें क्या कही गई हैं। कोविड-19, जैसा कि आप जानते हो, ये भी महामारी है और पशु जनित है, जिसमें कि हमने सुना और हर जगह ये दिया गया कि ये चाइना से फैली, चमगादड़ के सूप पीने से फैली, तो इसको ये डिक्लेयर किया गया कि जूनोसिस है। वर्तमान में इसी की तरह अभी अब लास्ट टाइम में हमने इबोला भी देखा है, मैर्स भी देखा है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वेस्ट नाइल फीवर, रिफ्ट वैली फीवर आदि ये पशु जनित बीमारियां बताई गई हैं। साथ ही रिपोर्ट में मनुष्य से होने वाली जूनोटिक बीमारियों की प्रकृति तो उनसे होने वाले प्रभावों की भी चर्चा की गई है, ठीक है। जैसे कि आप सिंपल सी बात है, जो बीमारियां हैं वो किस तरह की फैल रही हैं, फिर उससे मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनका एक संक्षेप में नहीं, एक पूरा विस्तृत प्रभाव इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया। हम यहाँ पर पूरी रिपोर्ट को तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी इसकी बातें जो मेन है उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिपोर्ट में 3 प्रकार के जूनोटिक रोगों की चर्चा की गई है। पहला है इमर्जिंग जूनोटिक, ठीक है, इमर्जिंग जूनोटिक डिसीजेज जैसे कि इबोला। दूसरा है एपिडेमिक जूनोसिस, जिसमें कि आपके रिफ्ट वैली फीवर है, एंथ्रेक्स है, ये एपिडेमिक जूनोसिस में आती हैं। तीसरी है नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्टेड है, नेग्लेक्टेड। तो नेग्लेक्टेड जूनोटिक्स हैं या जूनोटिक बीमारियां हैं, डिसीज हैं, जैसे पिग टेपवर्म। तो ये 3 तरह के जूनोटिक बीमारियां हैं, 3 तरह की जूनोसिस बताई गई हैं। इमर्जिंग जूनोटिक डिसीज, एपिडेमिक जूनोसिस डिसीज एंड नेग्लेक्टेड जूनोटिक डिसीज, ठीक है। ये 3 तरह की जूनोसिस बीमारी को इसमें डिस्कस किया गया है।
इसके बारे में जो विस्तार से है वो आपको डाउनलोड सेक्शन में, जब आप इससे रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर इसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, आप एक बार वहाँ से देख लीजिएगा। इतना डीप नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जूनोटिक बीमारियाँ कितने तरह की होनी चाहिए या कितने तरह की होती हैं, ठीक है। फिर इसके साथ ही इस रिपोर्ट में जूनोटिक बीमारियों के कारण बताए गए हैं। जैसे अभी ये है पशु प्रोटीन की बढ़ती मांग। आपको अच्छी तरह पता है कि वर्तमान में आपने कई बार टीवी पे इस तरह के ऐड देखे होंगे कि आपकी स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर है या आप अपने मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो आपसे कहा जाता है आप प्रोटीन की ज़्यादा से ज़्यादा जो है डाइट लीजिए। तो वो जो डाइट ली जाती है प्रोटीन के लिए, उसमें ज़्यादातर जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका सोया हुआ या मिल्क हुआ, पनीर हुआ, ये सब आपके प्रोटीन की सोर्सेज हैं, और आप जितना इनको जितना से ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी जो मेडिसिन्स आती हैं या जो आपकी एक तरह से बोल सकते हैं कि आप इनके सप्लीमेंट्री जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उसमें भी इस प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, और वो उसका सोर्स वही है कि वो हमें एनिमल के थ्रू मिल रही है, ठीक है। फिर है गहन एवं गैर टिकाऊ कृषि में बढ़ोतरी, ठीक है। जितनी भी आपकी कमर्शियल खेती हो रही है उसमें जानवरों का प्रयोग किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी जानवर यूज़ किए जाते हैं उसमें भी आपको यही होता है कि आपका मनुष्य और जानवर का संपर्क बढ़ता है। फिर इसके अलावा वन्य जीवों का बढ़ता उपयोग एवं शोषण, हम चाहे उनकी स्किन के लिए यूज़ करते हैं, चाहे हम प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं, चाहे हम अपनी डाइट के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी तरह से हम उनके जैसे भी संपर्क में आते हैं, वो पूरी तरह से हमें संक्रमित करने के लिए एक संभावना उत्पन्न कर देता है। ये एक तरह की पॉसिबिलिटी बना देता है कि हाँ, इस तरह की बीमारी मनुष्य में आ सकती है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस टाइम में हम प्योरली अगर देखें डेवलपमेंट के लिए या अपनी मतलब भौतिकवादी संस्कृति से जो हम चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं या उनका बहुत एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। कभी शो ऑफ के लिए, कभी हाईलाइट होने के लिए, कभी विकास के नाम पर, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितना हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं उतना ही जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जो वाइल्ड लाइफ का, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन सोसाइटी है वो उसमें एंटर होते हैं, और जब वो एंटर होते हैं तो इस तरह की बीमारियां फैलती ही फैलती हैं, ठीक है। इसके साथ यात्रा एवं परिवहन, जब आप संचरण में आते हैं दूसरे लोगों के, तो सिंपल सी बात है वो आपका उस तरह से अगर वो संक्रमित हैं तो फैलता ही फैलता है। साथ ही बात करते हैं खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव की। हम जो अपनी जितनी भी फूड हमारी सप्लाई होती है, जितना भी हम खाद्य पदार्थ अपने डाइट में यूज़ करते हैं, उसमें हमारा जितना बदलाव हो रहा है वो भी हमें दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जूनोसिस बीमारियों के लिए एक रिस्पॉन्सिबल कारक के तौर पर इस रिपोर्ट में बताया गया है। फिर है जलवायु परिवर्तन, जो कि वर्तमान में एक संकट भी बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, तो ये एक जूनोसिस बीमारियों का भी एक कारण है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट के हवाले से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि उन्होंने इस रिपोर्ट में जूनोटिक बीमारियों के बढ़ने का कारण या फैलने का कारण इस तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। फिर है संक्रमण को रोकने के उपाय। तो अगर संक्रमण को रोकने के उपाय या इस तरह के जूनोसिस बीमारियों को रोकने के उपाय उन्होंने इस रिपोर्ट में क्या बताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जूनोटिक बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना सबसे पहला कदम यही होता है। जब कोई संकट आता है तो हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए, लोगों को इससे अवेयर करना चाहिए, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बखूबी किया भी है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य पहल को बढ़ावा देने वाले इंटरडिसिप्लिनरी तरीकों में निवेश, इसका मतलब जिसमें आपकी पहला हेल्थ फोकस में हो या आपकी प्रायोरिटीज़ पर हो, उससे रिलेटेड जितने भी अंतर सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें केंद्र में रखना और लोगों को उनके बारे में जानकारी देने के साथ साथ उन चीज़ों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना, ये इस तरह की बीमारियों के लिए ज़रूरी है। फिर वैज्ञानिक खोज एवं शोध, आपको पता है नित्य नए दिन कोई ना कोई वायरस या कोई ना कोई बैक्टीरिया के कोई ना कोई बीमारी को लेकर आता है। तो इस तरह पर निरंतर शोध और विकास की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट में बात की गई है कि वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया जाए, खोज को बढ़ावा दिया जाए। फिर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु वैकल्पिक तरीकों का, अब ये वैकल्पिक तरीके क्या है, इसका मतलब अगर हमें फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है, हम बेशक प्रोटीन की बात कर रहे हैं
कि प्रोटीन से हम लोग स्वास्थ्य मतलब पोषण ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर याद रखना चाहिए कि जो खाद्य सुरक्षा है इसके और भी विकल्प हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हम एनिमल प्रोडक्ट के थ्रू ही उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो उनको भी ऐसे जो वैकल्पिक तरीके हैं उनको विकसित किया जाए और उन पर ध्यान भी दिया जाए। फिर है जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण जो है ये स्पेशली उनके उन्हीं क्षेत्रों में किया जाए जहाँ पर वो होते हैं। इसका मतलब जो हम एक्स-सी-टू और इन-सी-टू वाली बात करते हैं कंजर्वेशन से रिलेटेड, तो मेनली हम अगर बात करें तो इन-सी-टू वाली पर फोकस करें, जिससे कि उनको उन्हीं के जहाँ पर उनका हैबिटेशन है, जहाँ पर उनका हैबिटेट है, आश्रय है, वहाँ पर ही उनको संरक्षित किया जा सके, उनका मानव समाज से थोड़ा दूरी बनी रहे, जिससे कि उनसे होने वाले कोई भी रोग मनुष्य में ना फैलें। फिर है ज़ूनोटिक बीमारियों के होने के कारण की पहचान और नियंत्रण करना। समय से अगर इन चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं या पहचान कर लेते हैं, तो हमें इन्हें कंट्रोल करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हमें कारक का पता चल जाता है और कारक पता चलने पर हम समय से उस पे शोध विकास की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया या बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अभी अगर हम देखें तो अगर हमने इस चीज़ पर पहले से ध्यान दिया होता, ज़ूनोसिस बीमारियों के बारे में रिसर्च के लिए हमने पहले से बढ़ावा दिया होता, तो शायद हम लोग कोरोना जैसी बीमारी के बारे में, क्योंकि ज़ूनोसिस है तो हम लोग पहले से इस तरह की चीज़ें डेवलप कर सकते थे। लेकिन जब शोध और विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, तभी इस तरह की बीमारियां इतने वाइड लेवल पर हमें फैलती हुई नजर आती हैं। तो अगर हम कहते हैं ना, जब हम आपदा प्रबंधन करते हैं, चाहे वो बीमारी का है चाहे वो किसी भी संकट का है, तो आपदा प्रबंधन से सबसे पहला आपका काम यही होता है कि आपको संकट को पहचानना होता है कि संकट कहाँ से किस तरह से आ सकता है। फिर आपको उसके लिए तैयारी भी करनी होती है। तो तैयारी का जो पार्ट है वो शोध एवं विकास वाला ही पार्ट है। तो ये इस रिपोर्ट में बातें की गई हैं। तो ये है आपका इस रिपोर्ट से रिलेटेड पूरा का पूरा सार जो कि आपका डिस्कस हुआ है इसमें, इस वीडियो के थ्रू जो मैंने आपको बताया है। साथ ही ज़ूनोसिस बीमारियों से जुड़ी हुई चीज़ें कितने तरह का होता है ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फैलने के कारण आपको मैंने बता ही दिए हैं यहाँ पर, जो कि रिपोर्ट के थ्रू डिस्कस किए गए हैं। उपचार भी बताया गया है और फिर आपको बताया गया है कि इसको बनाए जाने के पीछे रीज़न क्या है। तो ये पूरा वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे पर एक रिपोर्ट थी यूनैप की और ILRI की, ठीक है, इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ठीक, तो आप ये रिपोर्ट को ध्यान में रखकर इस पे कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर इनके साथ डालूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह के एफर्ट्स आगे करूँगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक लेकर आपके सामने फिर एक मैं आपके सामने आऊँगी और नया टॉपिक होगा जो कि आपका करंट से ही जुड़ा होगा। तो आज के लिए हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ये आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है।